नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो की जो जानकारी है वो आधारित है पीसीडीए का सर्कुलर और रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर के ऊपर। दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर भी आपको दिखाऊंगा और रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर भी दिखाऊंगा और आगे समझाऊंगा आज के वीडियो की ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको। तीन जानकारियां हैं दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तीनों जानकारियों को प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सर्कुलर 191 पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण। जी हां, पीसीडीए का एक सर्कुलर है जिसका नंबर है 191। ये 2017 का सर्कुलर है दोस्तों और ये पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर है। इस सर्कुलर में दो विषयों के ऊपर बात की गई है, दो विषयों के ऊपर विस्तृत तरीके से जो है जानकारियां दी गई है और विस्तृत तरीके से जो रूलिंग है, जो कायदे हैं वो बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहला विषय है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि जो कम्यूटेशन, हम जो पेंशन गिरवी रखते हैं या बिक्री करते हैं, जो पेंशन का आधा हिस्सा आपका 15 साल तक कटता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। आगे मैं सर्कुलर दिखा के आपको समझाऊंगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन किस तरीके से कटता है और बाद में जब 15 साल पूरा हो जाएगा तो कैसे आपके पेंशन में वो जुड़ता है। सर्कुलर के बेस पर आपको मैं समझाऊंगा। और दोस्तों, दूसरी जानकारी इसी सर्कुलर के वो है एडिशनल पेंशन, जो कि 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल होने पर मिलता है। 20, 30, 40, 50 और 100%। तो उसके बारे में भी इसी सर्कुलर में विस्तृत में बताया गया है, उसको भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले सर्कुलर देखते हैं और कम्यूटेशन पेंशन और एडिशनल पेंशन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये पीसीडीए का आप सर्कुलर नंबर 191 देख पा रहे हैं, जो कि 23 मार्च 2017 का सर्कुलर है और ये बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर है और ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ सर्कुलर है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ये देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पर यह बताया गया है दोस्तों कि आपका रिटायरमेंट के 15 साल बाद आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि आपको पूरा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस पैराग्राफ में वो बात लिखा हुआ है। लेकिन आगे जो पैराग्राफ है वहां पर यह चीज भी क्लैरिफाई किया गया है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट हुए, उस समय में अगर आपको कम्यूटेशन नहीं मिला है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या साल भर बाद में आपका कम्यूटेशन कटना शुरू हुआ है या आप कम्यूटेशन का भुगतान हुआ है आपको, तो उतना समय तक आगे कम्यूटेशन कटता रहेगा। यानी कि आपका रिटायरमेंट के डेट से महत्वपूर्ण बात है आपको कम्यूटेशन का भुगतान कब हुआ है, उस डेट का। तो जैसे आपका कम्यूटेशन का भुगतान हुआ है, उस डेट से जब कटना शुरू हो जाएगा कम्यूटेशन, तो आगे 15 साल तक कटेगा, ना कि आपका रिटायरमेंट के डेट से। अगर आपको रिटायरमेंट के डेट में ही कम्यूटेशन का पैसा भुगतान हो गया है तब तो ठीक है, रिटायरमेंट के डेट के 15 साल बाद वो रिस्टोर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट आने के कभी कभी ऐसा होता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर बाद भी कम्यूटेशन मिलता है, तो आपका कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन भी उतना दिनों बाद होगा। ये सारी बातें इन पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इस सर्कुलर की जो पोर्शन है वो है एडिशनल पेंशन। आप ये देखिए, जो एडिशनल पेंशन हमें 80 साल उम्र पर मिलता है उसके बारे में यहां पर दिया गया है और गवर्नमेंट के कुछ लेटर्स का यहां पर हवाला दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ये वाला है, 80 साल से लेकर 85 साल तक आपको 20% एडिशनल, 85 से लेकर 90 तक आपको 30% एडिशनल, 90 से लेकर 95 तक आपको 40% एडिशनल, 95 से लेकर 100 तक आपको 50% एडिशनल और अगर 100 साल आपका हो जाए तो आपका एडिशनल पेंशन 100%। यानी कि आप अगर बेसिक पेंशन 20,000 रुपए ले रहे हैं तो 100 साल उम्र होने पर आपका बेसिक पेंशन 40,000 हो जाएगा। और एक बता दूं दोस्तों बात, कि आपका एडिशनल पेंशन पर भी डीआर लगेगा। तो दोस्तों, इसमें और भी कई सारी चीजें, कई बातें इसमें क्लैरिफाई की गई हैं इस सर्कुलर में कि अगर मान लीजिए आपका पीपीओ में मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपका सिर्फ एज लिखा है, उम्र वहां पर डेट ऑफ बर्थ क्लियरली नहीं लिखा है, तो उसको कैसे लिया जाएगा, ये सारी बातें इस सर्कुलर में जो है दोस्तों क्लैरिफाई की गई है। और अगर मान लीजिए आपका एज भी वहां नहीं है तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्या भेजने हैं, पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ लिखा हुआ है। आप जो है वीडियो को पॉज करके पूरा रूलिंग जो है, पूरा जो सर्कुलर में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान दी गई है उसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी अगर एज उस समय तक अगर 80, 85, 90, 95 या 100 साल हो जाए तो आपको एडिशनल पेंशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि सर्कुलर में क्लियरली कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और एडिशनल पेंशन के बारे में कई सारी बातें दे रखी है। लेकिन
जो एज है, एडिशनल पेंशन का जो एज है वो 80 साल पूरा होने पर या 79 साल पूरा होकर के 80 साल में कदम रखने पर, इस बात का वहां भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन माननीय कोर्टों का जो आदेश है उससे यह क्लैरिफाई हो जाता है कि जो 80 साल में कदम रखते ही पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल पीसीडीए की तरफ से ऐसे नहीं दिया जाता है। अभी पीसीडीए की तरफ से जब पूरा हो जाता है 80 साल तब शुरू किया जाता है। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ इसी सर्कुलर से जुड़ा हुआ और एक सवाल जो पेंशनर्स अमूमन मुझसे पूछा करते हैं, और वो सवाल ये है, एडिशनल पेंशन 5%, 10% और 15% जो 65, 70 और 75 साल में मिलना है, कब मिलेगा? कई सारे पेंशनर्स का ये सवाल होता है। दोस्तों ये जो प्रपोजल है 5%, 10% और 15% बढ़ोतरी का 65, 70 और 75 साल में, ये प्रपोजल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अप्रूव होकर के जब मिनिस्ट्री में गया था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस अप्रूवल इस प्रपोजल को जो है नकारा गया था, जिस वजह से आज के डेट में भी ये प्रपोजल पेंडिंग है। यानी कि आज के डेट में सिर्फ 80 साल उम्र होने पर 20% से एडिशनल पेंशन शुरू होता है। ये वाला प्रपोजल आज भी लागू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसको नकारने के बाद, मना करने के बाद, ये प्रपोजल आज भी पेंडिंग है। चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के बदले सुर। जी हां, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के बदले सुर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप सबको बता दूं, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और बीजेपी पार्टी भी सरकार में है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस तरीके के जो बयान आने या इस तरीके के जो है संकेत मिलने कि पुराने पेंशन को लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके के संकेत नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार जो भी संकेत दे रही है वो पुराने पेंशन को लागू करने के संकेत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की गठबंधन में सरकार है, वहां से अगर इस तरीके के संकेत मिले तो कहीं ना कहीं सरकार के बदले हुए सुर दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी से जुड़ा हुआ और एक जानकारी, क्या पेंशन सुधार प्रपोजल जिसमें 45 से 50% बेसिक का जो है पेंशन दिया जाएगा, ऐसी जो संभावनाएं सामने आ रही है, क्या डिफेंस पेंशनर्स पर भी लागू होगा? वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो पेंशन सुधार के ऊपर जो है प्रपोजल बना रही है, और वो अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है, जो सूत्र के हवाले से सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 45 से 50% जो बेसिक पे है उसका पेंशन प्रपोजल हो जाए। यानी कि जो एनपीएस है उसको बदल करके 45 से 50% ऑफ लास्ट पेमेंट का जो है पेंशन दिया जाने का सिस्टम शुरू हो जाए। तो क्या ये डिफेंस पेंशनर पर भी लागू होगा? जी नहीं, क्योंकि डिफेंस पेंशनर एनपीएस के अंडर में है ही नहीं। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पेंशनर्स हैं वो नए पेंशन स्कीम के अधीन नहीं है, वो पुराने पेंशन स्कीम में ही हैं, और आगे भी ये वाला प्रपोजल डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। डिफेंस पेंशनर के लिए जो पेंशन सिस्टम है वही पेंशन सिस्टम आगे जारी रहेगा जब तक सरकार पर्टिकुलरली डिफेंस पेंशनर्स के लिए कोई बदलाव नहीं करती है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपको एफएमए का ₹1000 हर महीने पेंशन में जुड़कर मिलता है? क्या आप एलिजिबल हैं? दोस्तों जो पेंशनर्स ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं लेते उन पेंशनर्स के लिए जो एफएमए लागू है, यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो कि आज के डेट में 1000 रुपए हर महीने का मिलता है, उस पर कोई डीआर नहीं जुड़ता, डीएडीआर नहीं लगता, सिर्फ 1000 रुपए ही मिलता है। तो क्या आपको लागू है? क्या आपको भी मिलता है? आप अगर 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरी हैं तो आपके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है दोस्तों। इसी के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर, जब पेंशनर ने गुहार लगाई कि मुझे भी एफएमए दिया जाए, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको जवाब दिया। उस लेटर को देखते हैं, उसको देख करके समझते हैं कि किस तरीके से रूलिंग है एफएमए के ऊपर। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि ईएमई रिकॉर्ड का 4 दिसंबर 2023 का लेटर है, और ये फिक्स मेडिकल अलाउंस से जुड़ा हुआ लेटर है, जो पेंशनर्स को जवाब दिया है रिकॉर्ड ऑफिस ने। अब पेंशनर ने जब सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला कि मुझे एफएमए मिलना चाहिए, तब ये जवाब दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यानी कि ईसीएचएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेडिकेयर ऑफ ऑल एक्स सर्विसमैन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003, यानी कि 1 अप्रैल 2003 से सभी पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस को लागू किया गया था। एंड एवरी सर्विस पर्सनल हु डिस्चार्ज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 विल कंपल्सरीली बिकम अ मेंबर ऑफ ईसीएचएस, यानी कि जो भी 1 अप्रैल या उसके बाद रिटायर होगा वो कंपल्सरीली जो है ईसीएचएस का मेंबर होगा।
सिंस यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, और फिर पेंशनर को बताया गया कि आप चूंकि 30 जून 2003 को रिटायर हुए हैं, इस वजह से आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस लागू नहीं है, आपको ईसीएचएस की सुविधा लागू है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लैरिफाई किया है कि पेंशनर को ईसीएचएस की सुविधा लेना आवश्यक है अगर वो 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरी हैं। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि अगर आप 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरी हैं तो आपके लिए एफएमए लागू ही नहीं है। उससे पुराने रिटायरी अगर हैं तो आपके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ईसीएचएस के द्वारा कुछ जिलों के नाम जो है जारी किए जाते हैं। अगर उन जिलों में आप आते हैं, यानी कि जिन जिलों में ईसीएचएस की सुविधा ना हो, जिन जिलों में फौजी फैसिलिटीज दूर हो, उन्हीं जिलों में आप एफएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एफएमए मिल सकता है। अदरवाइज जो 2003 अप्रैल से पुराने पेंशनर्स को भी सभी को एफएमए लागू नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।